नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया है। सारे अनुमानों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले भोपाल में विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया। आपको बता दें कि मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वो 2013 में पहली बार विधायक बने थे। वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये उनकी तीसरी पारी है बतौर विधायक। और चुनने के बाद मोहन यादव ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से विधायक हैं और कल ही उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी भोपाल जाने से पहले लिया था। बताइए आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। वो ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अनुराग, जो अपेक्षित था वैसा ही हुआ। अपेक्षा ये थी कि चौंकाया जाएगा और जाहिर सी बात है कि चौंकाया गया। तमाम जो नाम चल रहे थे वो एक तरफ हो गए। ऐसा नाम मोहन यादव का सामने आया जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं थी। किस तरह से इसको लिया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, और मामा की जो लंबी पारी है, जिस तरह से उनकी विदाई हुई है इतनी लंबी इतनी बड़ी जीत के बाद, उस पर लोगों का क्या कहना है? जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से इनको देखा जा रहा है जैसा परिणामों ने चौंकाया था, क्योंकि खुद अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो वोटिंग हुई उसके 2 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान मुझसे मिले थे और हमने उनसे पूछा था 6-7 मित्रों ने कि आप कितने सीटों का अनुमान कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि 125 अधिकतम 130 तक हो सकता है। लेकिन उस नतीजे ने उनको भी चौंकाया और अब ये जो नतीजा आया है जिसपे 6-7, आपने बिल्कुल सही कहा था कि कोई नया नाम हो सकता है, चौंकाने वाला नाम हो सकता है। तो ये सारे जो लोग रेस में थे, अब देखिए लोग कह रहे हैं कि यादव पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके पहले अगर आपको याद होगा तो बाबूलाल गौर भी यादव समुदाय से ही आते थे। उनका सरनेम या गौर लिखते थे लेकिन वो यादव समुदाय से ही आते थे। और पीसी सेठी जो 80 के दशक में रहे थे वो भी उज्जैन के थे। तो ये कुछ अहम जानकारियां हैं हमारे दर्शकों के लिए नए मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। और ऐसे ही चौंके हुए हैं कार्यकर्ता भी, क्योंकि कई कार्यकर्ता पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर के बाहर। कुछ प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारे लगा रहे थे, कुछ शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। घूम फिरकर सबकी सुई यही 6-7-8 नामों पर अटकी हुई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन इसमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 नामों की चर्चा हुई, जगदीश देवड़ा की और राजेंद्र शुक्ल की। लेकिन अभी ये भी खबर आ रही है कि इस पर विधायक दल की बैठक में वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई है, यानी इस पर एक औपचारिक मुहर अभी लगना बाकी है। अखिलेश जी, तो ये 2 अहम अपडेट हैं जो कि अभी इस वक्त भोपाल से आ रहे हैं। बिल्कुल, जब मंत्रिपरिषद की शपथ होगी उसके बाद ही उप मुख्यमंत्री उनका डेजिग्नेशन तय होता है और जब विधानसभा की बैठक होगी तब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे यादव की कि बीजेपी ने दूसरे यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया, बाबूलाल गौर यादव थे, उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले थे। क्लासरूम में वो बहुत गौर से शिक्षक की बात सुनते थे, इसलिए शिक्षकों ने उनको कहा कि ये बच्चा बहुत गौर से सुनता है, तो गौर उनके नाम के आगे चिपक गया और बाद में उन्होंने उसी को सरनेम अपना बना लिया। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स है, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव, ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जहाँ पर कि 50% से अधिक ओबीसी पॉपुलेशन है। बीजेपी ने कोई जोखिम मोल नहीं लिया, किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया और जो जातिगत समीकरण होता है जिसकी समझ लोग कहते हैं कि है, उसी तरह से उसी हिसाब से फैसला किया। और अब ये भी चर्चा होने लगी अनुराग की
ये जो फैसला हुआ है मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनाने का, इसका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर भी असर पड़ सकता है और बिहार में भी संदेश बीजेपी दे सकती है। बिल्कुल अखिलेश जी, और देखिए आपको खुरचने से कितनी अच्छी जानकारी मिली कि अपनी क्लास में बातें बहुत गौर से सुनते थे, इसलिए उनका नाम बाबूलाल गौर पड़ा। तो हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत में और भी ऐसे मज़ेदार बातें सामने आए। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही वजह थी कि प्रहलाद सिंह पटेल पर भी बड़ा दाव खेला जा रहा था, क्योंकि लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जो लोधी बहुल हैं पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी, और इसलिए ये मान के चला जा रहा था कि जो बात आई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, तो भी प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी के खांचे में भी फिट बैठते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा दिलवा करके राज्य में चुनाव लड़वाया गया, तो ये तमाम बातें उनके हक में थी। लेकिन बहुत चौंकाने वाला नाम आया है इस तरह से कि मोहन यादव जो पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, और जो 2 विभाग यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री और जो स्कूली शिक्षा विभाग है जिसको इंदर सिंह परमार राज्य मंत्री थे उसके, और माना जाता है कि ये दोनों विभाग लगभग उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहीते होते हैं। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि मोहन यादव आरएसएस के बहुत चहीते हैं, लेकिन चूंकि कुछ दिनों पहले ही अगर आपको याद हो, लगभग चुनाव से लगभग 6, 7, 8 महीने पहले सिंहस्थ में ज़मीन को लेकर इनके नाम पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, और उन्होंने एक और विवादित बयान भी दिया था। इसलिए कम से कम इस रेस में उनका नाम कहीं सामने नहीं आया, लेकिन अब चूंकि आलाकमान ने एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम वो सामने किया है, तो ये यथार्थ है। और विवाद की जहां तक बात है अनुराग, आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के भी कांग्रेस ने कई आरोप लगाए थे, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कहा था कि ये जो पूरा वीडियो आया है ये फेक है, फर्जी है, और इसीलिए इस पर कोई आगे बात नहीं बढ़ी, और अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश का ये बड़ा घटनाक्रम, 3 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता ने आदेश दिया था, जनादेश दिया था, और अब करीब 1 हफ्ते बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री तय कर लिया है। इसी सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरिजा जी आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने इतना बड़ा जनादेश प्राप्त किया, और परिणाम आने के बाद भी लगातार जिस तरह से 1 हफ्ते से शिवराज सिंह चौहान सक्रिय दिखाई दिए, जनता के बीच दिखाई दिए, निश्चित तौर पर निराश होंगे कि पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। और आपको अब क्या लगता है उनका क्या भविष्य रहेगा? ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह की जीत उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी को मिली, उसके बाद ये जो अनुमान थे कि उनको बदला जाएगा, वो अनुमान थोड़े धीरे कमजोर हो रहे थे, और ये लग रहा था कि इनको अब इस जीत के बाद बदलने का कोई कारण दरअसल नहीं है। उनकी मेहनत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी जो विनम्रता है, सहजता है, वो सभी उसे कायल रहते हैं, और जीत भी इस तरह की थी। ऐसे में बदलने का जो फैसला हाईकमांड का है, इसके पीछे कोई कारण मैं तो कम से कम नहीं देख पा रहा हूं, सिवाय इसके कि वो लंबे समय से मुख्यमंत्री थे। अब जब ये फैसला, जब रिजल्ट आए, तो मेरा ये मानना था कि चूंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में थी, उसको सरकार बनाना था, तो वहां की प्रक्रिया अलग होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री था, और जीतने के बाद उनका शपथ ग्रहण तो अगले दिन 2 दिन के भीतर हो सकता था, उसमें कोई चुनाव की जरूरत नहीं थी। लेकिन इतना लंबा जो वक्त लिया, उसने उस अनुमान को पुख्ता किया कि उनको बदला जा रहा है। अब आने वाले समय में क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इसका भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे कि जो उनका राजनीतिक कद है और जो उनकी वरिष्ठता है, जो उनका अनुभव है, इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में केंद्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी का मैं अनुमान लगा सकता हूं, और हो सकता है कि उनका उपयोग संगठन में किया जाए, क्योंकि 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो कोई जगह उनको दी जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी संगठन में उनको दी जा सकती है। जी संजय जी, आप किस तरह से देखते हैं एक बड़ा फैसला बीजेपी का, जो मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से पहचान रहे हैं, बीजेपी का पर्यायवाची रहे शिवराज सिंह चौहान, और विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय रहे, 160 से अधिक सभाएं की हैं जब से चुनाव घोषित हुए, और लाडली बहना योजना को लेकर सबसे ज़्यादा मुखर रहे। 10 तारीख को भी उन्होंने ट्वीट किया था कि बहनों 10 तारीख है, आज जो है किश्त पहुंचेगी, ये सारी बातें उन्होंने की। और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वो छिंदवाड़ा गए, शोहर गए, और वो वहाँ गए जहाँ पर कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी। ये भी कहा कि सभी 29 कमल यानी 29 लोकसभा सीटें इनकी माला में पीएम मोदी को पहनाऊंगा। तो क्या कारण रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में ये फैसला नहीं हुआ?
अखिलेश, ये कारण बताना तो बहुत मुश्किल है, आप खुद जानते हैं। नहीं मुश्किल है जितना कि मुश्किल पहले ये कोई नाम बताना था। तो लेकिन जो जो हम लोग गेस कर सकते हैं, देखिए दो तीन चीजें हैं जो इससे निकल करके आ रही हैं। कि बीजेपी में एक तो पहला ये रिस्क मत लीजिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन नहीं बनेगा। क्योंकि ये तमाम मतलब बहुत सारे घटनाक्रम आप देख लीजिए, तमाम तरह के नाम, चाहे वो देश के सर्वोच्च पद का हो या बाकी पद हो, तो आप अगर पांच नाम लेंगे तो कई बार छठा नाम आश्चर्यजनक रूप से आ जाएगा, जो आज हो। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी एक लार्जर मैसेज ये है कि पार्टी सर्वोपरि है। जैसे शिवराज जी कहा करते थे चुनाव के बाद या चुनाव के दरमियान, जब ये हो गया था कि कलेक्टिव लीडरशिप में जाएगी, तो पार्टी जो है, पार्टी जो निर्णय करेगी, मैं वो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जहां भी मुझे जो भी दायित्व जाएगा दिया जाएगा वो मतलब वो निर्वहन करेंगे। तो ये जो है, ये बीजेपी के हर नेता के मन में, कार्यकर्ता के मन में ये बात मोदी और अमित शाह पिछले 10 साल से इनग्रेंड कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो सर्वोपरि है, चाहे यहाँ से लोगों को चुनाव ले जाकर के लड़वाने का था। और तीसरी चीज जो निकल करके आती है वो ये कि कोई भी कार्यकर्ता, इसके किस्मत का दरवाजा, अगर आप लगन से काम कर रहे हैं तो कब खुल जाए किसी को पता नहीं। क्योंकि आज जो मैं रिएक्शन देख रहा था वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। मोहन यादव जी के घर में ही मतलब इस तरह का था जैसे पहले से कोई तैयारी नहीं थी, लगा कि ये निर्णय अचानक आ गया और उन्हें भी उसी माध्यम से पता चला जैसे दुनिया को पता चला हो। दूसरा, कार्यकर्ताओं के अंदर कि जो कार्यकर्ता मतलब तमाम लोग अपने अपने जो उनके समर्थक थे, ऑब्वियसली बड़े नेता थे, इतने दिन से उनके समर्थक होंगे। और इस समय कार्यकर्ता उत्साहित भी होते हैं, उनके जो भी समर्थक होते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके साथ बहुत सारी जी चीजें होंगी। अचानक वहां एक मतलब एक ऐसा माहौल देखने को मिला जो, हालांकि हर आदमी तारीफ कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ ये है, लेकिन वो जो होता है ना ढोल नगाड़े वाला उत्साह, वो उत्साह सडनली वो मिसिंग हो गया था। मोहन यादव जी स्वयं मतलब इतने ओवरवेल्म थे कि वो किसी भी अपने वो स्पीच के लिए या कुछ कहने के लिए शायद तैयार नहीं थे। आपने देखा होगा कि वो भी जो बोल रहे थे पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड्स कहे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कैसा, अगर जी ऐसा संजय जी। तो मिलेगा तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। जी गिरिजा शंकर जी, ये जो चॉइस है बीजेपी की, मोहन जी। यादव, इनके बारे में आप बताइए कि इसके पीछे क्या सोच रही होगी, क्या रणनीति रही होगी? क्या ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया, या उत्तर प्रदेश बिहार में संदेश देना इसलिए किया गया, या ओबीसी, चूंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में 50% से अधिक हैं, तो बीजेपी ने कहा कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं हम उसी ढर्रे पर चलेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल तय था कि ओबीसी ही कोई मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश में, ये तो पहले से तय था। लेकिन जिस नाम पर सहमति बनाई गई, मैं समझता हूं कि उनको भी शायद पहले से इसकी सूचना या इसकी जानकारी शायद नहीं दी गई होगी, और सीधे विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा हुई। जहां तक सवाल दावेदारों की बात जिसकी है, पिछले 10 दिन से हम लोग चर्चा करते रहे हैं, और मैं लगातार ये बोलता रहा हूं कि जिनको जो दावेदार बताया जा रहा है, एक तो औपचारिक रूप से कोई दावेदार था नहीं, लेकिन बिल्कुल। दावेदार नहीं होना भी दावेदारी है। और इन दावेदारों में से शायद ही किसी को मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना तर्क था कि यदि किसी संसद सदस्य को या किसी केंद्रीय मंत्री को या किसी केंद्रीय पदाधिकारी को यदि मुख्यमंत्री बनाना होता, तो उसके लिए उसको विधानसभा चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं थी। यदि विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है तो उसका सीधा आशय था कि आपको राज्य की राजनीति करनी है, और राज्य की राजनीति में भी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई अलग फॉर्मूला, आप गुजरात का, हरियाणा का या उत्तराखंड का जो उदाहरण देखेंगे, तो उस तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में विकसित किया गया है। जी एक चीज संजय जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, कल राजस्थान में विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आपका अनुमान, या आपको लगता है कि अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं, अनुमान नहीं लगाते हैं? क्योंकि हैरान तो होना ही है। इस वक्त खतरों के खिलाड़ी बनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक चीज जो आप कह रहे थे कि लोकसभा के मद्देनजर दो चीजें हैं कि एक तो मोहन यादव, इनका नाम है, भाई बाबूलाल यादव समुदाय से थे, लेकिन लार्जर जो मैसेजिंग है मध्य प्रदेश के लिए जो है वो तो है, बिहार और यूपी के लिए काफी ज्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में यादव समुदाय जो अदरवाइज विधानसभा चुनाव में इन दोनों प्रदेश में बहुतायत, मतलब वो बीजेपी को वोट नहीं करते, वो समुदाय जरूर इस बात की बहुत चर्चा होगी इन दोनों प्रदेश में जहां यादव फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है।
वहां वो लोग लोकसभा चुनाव में, ऐसा मैंने देखा है कि विधानसभा में अलग वोट करते हैं, लोकसभा में अलग, कई लोग ऐसे हैं। लेकिन इसका जरूर असर उन दोनों जगह पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव को मतलब पद्मा अवार्ड वो देना उनके निधन के बाद, और उसके बाद ये करना, मतलब यहाँ पे वो उनको बनाना। ट्राइबल आउटरीच एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मोदी सरकार का रहा है। वो चाहे देश के राष्ट्रपति को जब बनाना था उस समय में वो बहुत डिजर्विंग थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज भी मतलब लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में लोग उनका उस तरह से सम्मान करते हैं। और आप देखिए चुनाव के बीच में वो गए थे वहां झारखंड, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पे, और बहुत बड़ा ट्राइबल आउटरीच का प्रोग्राम जब से बने हैं। और उस बीच में जिस समय वो झारखंड गए, बिरसा मुंडा के गांव, वहां से बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चालू हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने उनको बनाया। शिवराज सिंह चौहान भी जी संजय जी। ओबीसी थे। और संगठन का एक जोर, क्योंकि ये संगठन बिल्कुल। थे, संगठन का एक जोर, सरकार और सिंक में संगठन के साथ जो सिंक में रख के काम करे वो। अब बच गया राजस्थान। राजस्थान में फिर एक नजर, जो आप जाति या समुदाय का समीकरण कह रहे थे, वहां जी अपर संजय जी। कास्ट का भी डोमिनेंस है। तो क्या वहां कुछ और खेल होगा? बिल्कुल, वो ये देखने की कल ही बात होगी कि पता राजस्थान में बीजेपी क्या फैसला करती है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसने फैसला करके ये बता दिया कि राजस्थान में क्या फैसला उसका हो सकता है। बहरहाल गिरजा शंकर जी और संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फिर चौंकाया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री परिषद में उच्च शिक्षा मंत्री भी थे। एबीवीपी से अपना करियर शुरू किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में भी काम कर चुके हैं और लंबे समय से बीजेपी में भी काम अलग अलग पदों पर करते आए हैं। अब से कुछ ही देर पहले भोपाल में विधायक दल की बैठक में ये फैसला किया गया है। और आपको बताएं कि 2013 में वो पहली बार विधायक बने थे। उनके बेटे और बेटी से बात की हमारे सहयोगी ललित ने। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र है ना, और आकांक्षी आपकी सिस्टर है जो साथ में बैठी हुई है। आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री बन गया? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत खुशी का माहौल है। जैसा आप सब देख रहे हैं पूरे परिवार में और पूरे जितने भी हमारे दोस्त यार, जितने भी हमारे परिजन हैं, सबके बीच में बहुत खुशी का माहौल है। क्योंकि आप उनके मोहन यादव जी की बेटियां है, तो आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को उज्जैन शहर में क्या करना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आपके पिताजी मुख्यमंत्री बन गए। ये उज्जैन के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है। पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री को होते तो उज्जैन के लिए क्या करना चाहिए उसको? अब करना चाहिए तो क्या, अब आप देखिए कि क्या होगा उज्जैन में, कहाँ से कहाँ उज्जैन जाने वाला है। जो पिछले 10 साल में उज्जैन में इतने सारे एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए, एयरपोर्ट, मेट्रो और रोपवे का और मेडिकल कॉलेज का, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना कुछ उज्जैन में हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल वैध है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। यह भी कहा कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। बड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों के संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस को बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला वैध है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं दिखती। जितनी जल्दी संभव हो जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला बरकरार रहेगा। We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024.
दरअसल अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अब संविधान सभा नहीं है, इसलिए 370 को हटाया नहीं जा सकता। संसद स्वयं को जम्मू कश्मीर विधानसभा घोषित नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा समाप्त होते ही अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया। जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुख्य दलील को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान सभा नहीं तो भी राष्ट्रपति के पास 370 हटाने की शक्ति है। हालांकि संविधान सभा को राज्य विधानसभा मानने का केंद्र का फैसला कानून का सही उपयोग नहीं था। अनुच्छेद 370 प्रकृति से अस्थायी था। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं, ये मुद्दा खुला रहेगा। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी उठाया। कहा, घावों को भरने की दिशा में पहला कदम राज्य और उसके गैर सरकारी किरदारों द्वारा किए गए उल्लंघनों के कृत्यों को स्वीकार करना है। सच बोलना सुलह का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं कम से कम 1980 के दशक से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निष्पक्ष, सत्य और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश करता हूं। दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही एक ऐसा आयोग मौजूद है। संविधान पीठ के इस फैसले ने अनुच्छेद 370 पर चल रही बहस को विराम दे दिया है। इस फैसले के साथ ही अनुच्छेद 370 एक अतीत की बात हो जाएगा। जाहिर है, अदालती फैसले ने केंद्र को जितनी बड़ी जीत दी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। अब केंद्र सरकार को उन तमाम वादों को पूरा करना होगा जो 370 हटाते वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। क्या सरकारी कर्मचारी निजी संस्थाओं से ऐसे अवार्ड ले सकते हैं जिनमें सम्मान राशि भी हो? कई बार ऐसा होता है जब सरकारी कर्मचारियों, खासतौर से वैज्ञानिकों को निजी संस्थाओं की ओर से भी सम्मानित किया गया और इसके लिए उन्हें सम्मान राशि भी दी गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 4 दिसंबर को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। विभाग या मंत्रालय के सचिव की अनुमति से ही निजी संस्थाओं से अवार्ड लें। सचिव असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दें और तभी दें जब निजी संस्था की साख हो और अवार्ड में सम्मान राशि या कोई अन्य सुविधा ना हो। सरकारी कर्मचारियों को 23 साल पुराने नियम की याद दिलाई गई है। 17 फरवरी 2000 के आदेश में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को निजी संस्थाओं से अवार्ड लेने पर रोक लगा दी थी। 1999 में भी एक आदेश में कहा गया था कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों के योगदान को सराहने के लिए कई तरीके हैं, लिहाजा वे निजी संस्थाओं से अवार्ड न लें। लेकिन सरकार के मुताबिक इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। सरकार के ताज़ा निर्देश का असर खासतौर से विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को निजी संस्थाओं के सम्मान राशि वाले अवार्ड मिलते आए हैं। मिसाल के तौर पर इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन 6 विधाओं में सम्मान देता है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज और गणित में इन्फोसिस प्राइज मिलता है। इसमें गोल्ड मेडल देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं और $1 लाख मिलता है। कई स्वायत्त शासी संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों को अब तक इन्फोसिस प्राइज मिल चुका है, लेकिन अभी ये साफ नहीं कि ऑटोनॉमस संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों पर सरकारी आदेश लागू होगा या नहीं। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने विज्ञान से जुड़े विभागों में कई अंदरूनी सम्मान समाप्त करने को कहा था। सरकार ने अब विज्ञान से जुड़े 4 नए सम्मान शुरू किए, जिनमें विज्ञान रत्न शामिल है। प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर सम्मान में अब सम्मान राशि समाप्त कर दी गई है। लेकिन इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि सरकार ये तय करना चाहती है कि निजी संस्थाएं किसे सम्मान दें और किसे नहीं। स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्वायत्तता सरकार कम करना चाहती है, ये भी उनको अंदेशा है। और ये कहते हैं कि पश्चिम में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए इस तरह की पाबंदी नहीं है, तो लिहाजा भारत में क्यों हो? और सरकारी सम्मानों से सम्मान राशि समाप्त कर दी गई। ऐसे में निजी सम्मानों का महत्व बढ़ गया है, जो शायद सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। तो यही कारण है कि इसे लेकर विवाद भी उठ रहा है।